हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी सर्दियों की रातों में गर्मा गर्म अंडे बेचने की आवाज लगाता था। वो हमेशा अपना आधा चेहरा ढककर रखता था। एक रात मैंने उसको ठोकर खाते हुए देखा और उसको सहारा देने के लिए भागा। उनके करीब गया तो हाथ पर वही निशान था जो मेरे उस भाई के हाथ पर था, जो 15 साल पहले किडनैप हुआ था। मैंने उसका चेहरा देखा तो चीख मार दी, क्योंकि वो दिसंबर की ठंडी हवाएं खिड़कियों के शीशे से टकराकर एक ऐसी खौफनाक सीटी बजा रही थी। मेरे कमरे में हीटर की हल्की सी सुर्खी और दीवारों पर लटकी हुई घड़ी की टिक टिक के अलावा सब कुछ खामोश था। लेकिन मेरे दिमाग में शोर उठा हुआ था, क्योंकि आज फिर से वही वक्त हो गया था जब गली के सन्नाटे को चीरती हुई वो मनहूस और दर्दनाक आवाज सुनाई देने वाली थी, जो पिछले 1 महीने से मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैंने कंबल खुद पर और ज्यादा कस लिया, पर सर्दी थी कि हड्डियों में उतरी जा रही थी। अभी मैं अपनी सोचों में ही था कि अचानक से बाहर गली से वो आवाज आई, गर्म अंडे ले लो, गरम गरम अंडे हैं। ये आवाज किसी आम फेरी वाले की नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसी कपकपाहट और एक ऐसी गहराई थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से चीख रहा हो। ये आवाज सुनते ही मुझे अपनी माँ के कमरे से खांसी और फिर चरपाई की चर्राहट सुनाई दी। मैं जानता था कि माँ जाग गई है, या शायद वो सोई ही नहीं थी। मैंने बेदिल से कंबल को हटाया और चप्पल पहनकर बाहर बरामदे में निकल आया तो देखा कि माँ व्हील चेयर पर बैठी हुई कांपते हाथों से मेन गेट की तरफ इशारा कर रही है। उनकी धुंधली आंखों में वही पुरानी सी चमक थी जो पिछले 15 सालों से मैं देख रहा था। वो उम्मीद की चमक, जो हर आहट पर उनको लगता था कि उनका खोया हुआ बेटा वीरेंद्र वापस आ गया। मैं करीब गया और उनके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर दबी हुई आवाज में बोला कि मम्मी, इतनी रात हो गई है, क्यों दरवाजे पर नजरें जमाए हुए बैठी हो? आप सोई नहीं? बाहर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ वो अंडे वाला है। तो माँ ने मेरी बात अनसुनी कर दी और लड़खड़ाती जुबान में बोली कि मनन, मेरा दिल कह रहा है कि वो आएगा। आज की रात बहुत भारी है बेटा, जरा देखो तो सही, शायद कोई पता पूछ रहा हो, शायद उसको घर का रास्ता नहीं मिल रहा हो। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने बेबसी से उनको देखा। 15 साल गुजर गए थे, पर उनके लिए वक्त वहीं पर रुका हुआ था, जब 7 साल का वीरेंद्र गली में खेलते हुए गायब हो गया था। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था, और मुझे आज भी याद है कि वो शाम कितनी मनहूस थी जब हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। पापा इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर सके और 2 साल बाद ही हमें अकेला छोड़ गए। तब से अब तक हम एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। अगर इस घर में जिंदगी की कोई रौनक बाकी थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मामा युवान साहब की वजह से थी। मेरे मामा, जो रिश्ते में माँ के भाई थे, लेकिन उन्होंने एक बाप बनकर मुझे पाला था और एक पति की तरह मेरी माँ की और मेरी विधवा बहन का ख्याल किया था। वो हमारे लिए एक ढाल थे, जिसने अपनी जवानी हमारी जिम्मेदारियों में निछावर कर दी। अभी मैं माँ को दिलासा दे ही रहा था कि पीछे से युवान मामा के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही रिवायत सुकून और रौनक थी जो हमेशा होती है। उन्होंने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा रोब था कि इंसान एकदम उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले कि मनन बेटा, अभी तक अपनी माँ को सुलवाया नहीं? डॉक्टर ने कहा है ना कि इनको आराम की सख्त ज़रूरत है, उनका बीपी बढ़ जाएगा। तो मैंने नज़रें झुकाकर कहा कि मामा जी, वो अंडे वाले की आवाज़ सुनकर उठ बैठी हैं, कहती हैं कि मेरा वीरेंद्र आया है। मेरी बात सुनकर मामा जी के चेहरे पर एक साया सा लहराया। एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में अजीब सी नमी उतर गई थी। वो आगे बढ़े और माँ के घुटनों पर हाथ रखकर प्यार से बोले, दीदी, वीरेंद्र भी आ जाएगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम ऐसे करोगी तो जब वो आएगा तो उसको कौन सीने से लगाएगा? चलो शबाश, अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म दूध करके रखा है, वो पीना और सो जाना। मामा जी का लहजा बहुत ही अच्छा था कि माँ हमेशा की तरह उनकी बात मान गई। मामा जी ने मुझे इशारा किया और खुद माँ की व्हीलचेयर धकेलते हुए उनको कमरे में ले गए। मैं वहीं बरामदे में दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा। बाहर अभी भी गर्म अंडे के बेचने की आवाज़ आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे अभी भी घेर लिया था। ये अंडे वाला कोई आम आदमी तो नहीं लगता है। हमारे मोहल्ले में सर्दियों में कई फेरी वाले आते थे, लेकिन ये बूढ़ा कुछ अलग ही था। पिछले कई दिनों से मैं नोट कर रहा था कि ये हमारे घर के आगे आकर अपनी रफ्तार कुछ हल्की कर लेता है। इसका हुलिया भी अजीब था।
पुराना कुर्ता, सर पर टोपी और चेहरे को हमेशा एक बड़े से काले मफलर से छुपाए रखता। सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी, जो हमेशा हमारे घर की बालकनी या खिड़की पर जमी रहती थी। कई बार मैंने उसको गली के कोने पर खड़े होकर काफी देर हमारे गेट को घूरते हुए देखा था। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो कोई चोर है जो देख रहा है, पर उसकी चाल में एक लाचारी थी। वो एक टांग से लंगड़ाकर चलता था और उसकी आवाज में जो दर्द था वो किसी मुजरिम का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता था। उस रात ये बेचैनी हद से बढ़ गई थी। मैंने धीरे से मेन गेट खोला और बाहर झांका। गली में घनी धुंध थी। स्ट्रीट लाइट की सुर्ख रोशनी में हल्की धुंध थी। वो बूढ़ा आदमी हमारे घर से कुछ दूरी पर अपनी रेहड़ी के साथ खड़ा हुआ था। उसकी रेहड़ी पर एक लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी आग की लो हवा से फड़फड़ा रही थी। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, उस बूढ़े ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हालांकि उसका चेहरा छुपा हुआ था, पर मुझे महसूस हुआ कि वो घबरा गया है। उसने फौरन से ही अपनी रेहड़ी को धक्का दिया और लंगड़ाता हुआ तेजी से वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि ये इंसान हमसे कुछ तो छुपा रहा है। मैंने उसको आवाज देना चाही, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, गरीबों और लाचारों पर शक नहीं करते। शायद ये बेचारा अपनी गरीबी की वजह से हमसे आंख मिलाने से कतराता हो। हमें ऊपर वाले ने जो दिया है, तो हमें उनके लिए हमदर्दी करनी चाहिए। माँ की ये बातें मेरे दिल पर गहरा असर करती थी। वो इंसान नहीं, हमारे लिए किसी देवता जैसे थे। मुझे याद है कि जब मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, तो माँ ने अपनी फैक्ट्री के शेयर्स बेचकर मुझे कारोबार करवाया था, और जब मेरी शादी का वक्त आया, तो उन्होंने अपने बेटे की तरह मेरी शादी खूब धूमधाम से करवाई कि मेरी पत्नी रेवा भी माँ की उतनी ही इज्जत करती थी जितना कि मैं करता। इस घर का एक एक मेंबर मामा के एहसानों के नीचे दबा हुआ था। वो हमारे लिए बहुत प्रार्थना करते थे, हमारा हर चीज में भला सोचते थे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। अक्सर मैंने उनको रोते हुए भी देखा था। वो कहते कि ऊपर वाले मेरी बहन का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, उसके जिगर के टुकड़े को उनसे मिला दे। ऐसे भले इंसान का होते हुए मुझे किसी खतरे से डर नहीं होना चाहिए था। पर ये अंडे वाला मेरे दिमाग की नस में चुभ रहा था। कुछ तो अजीब था, मुझे खटक रहा था। खैर, फिर मैं वापस अंदर आ गया और गेट बंद कर दिया। रात गहरी हो गई थी। मैं अपने कमरे में आया तो रेवा सो गई थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर दोबारा से बाहर देखा। वो बूढ़ा अब गली के दूसरे मोड़ पर जा चुका था, लेकिन उसकी आवाज अभी हवा के दोष पर आ रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उदासी छाई हुई थी। माँ अपनी दवाइयाँ खा रही थी और खाली नजरों से दीवार को ही घूर रही थी। मामा जी अखबार पढ़ रहे थे। मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा कि मामा जी, वो रात वाला अंडे बेचने वाला मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने कल नोट किया कि वो हमें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। क्यों ना पुलिस को खबर कर दी जाए। मामा ने अखबार नीचे किया और अपने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि मनन, तुम भी ना बिल्कुल वहमी हो गए हो। अरे बेटा, वो एक गरीब बूढ़ा आदमी है। मैंने तो कल मोहल्ले के चौकीदार से भी पूछा था, तो वो बता रहा था कि वो बेचारा बेघर है, उसका कोई घर ही नहीं है। दिन को फुटपाथ पर सोता है, रात को मेहनत मजदूरी करता है ताकि भीख नहीं मांगनी पड़े। हमें तो ऐसे लोगों की और ज्यादा मदद करनी चाहिए, ना कि उसको पुलिस के चक्कर में डालकर उनका खाना पीना बंद करवा दें। देखो बेटा, शक इंसान को अंदर से खा जाता है, बिल्कुल खोखला कर देता है। तुम अपने दिल और दिमाग को साफ रखो। मुझे अपनी इस छोटी सोच पर शर्मिंदगी हुई जब मामा ने मुझे आईना दिखाया। मामा कितने अच्छे थे, वो किसी के लिए इतना ज्यादा सोचते थे। मैंने सर झुकाकर कहा कि सॉरी मामा जी, आप ठीक कहते हैं। शायद वीरेंद्र के हादसे के बाद से मैं ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। मामा जी ने एक गहरी सांस ली और बोले कि मैं समझता हूँ बेटा, वो जख्म ही ऐसा है जो भरता ही नहीं है, पर हमें तो ऊपर वाले पे ही भरोसा रखना चाहिए। अच्छा सुनो, आज मुझे फैक्ट्री से देर हो जाएगी आने में। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, और हाँ, वापसी पर डॉक्टर से उनकी दवाई लेते आना। ये कहकर वो उठ गए। उन्होंने माँ के सर पर प्यार दिया और चले गए। उनके जाने के बाद घर में फिर से वही सन्नाटा छा गया। दिन गुजर गया और शाम का समय गहरा होने लगा। शाम के बाद अचानक से मौसम खराब हो गया। काली घटाओं ने आसमान को घेर लिया था और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सर्दी की तेजी में और ज्यादा बढ़ावा हो गया। बिजली चली गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बिजली की कड़क और बादलों की गरज सुनाई दे रही थी।
हम सब लाउंज में बैठे हुए मोमबत्ती की रोशनी में खामोश थे। अचानक से फिर से वही आवाज आई कि गर्मा गर्म अंडे ले लो। बारिश के शोर में ये आवाज बहुत कमजोर लेकिन काफी साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल धक से रह गया कि इतनी तूफानी बारिश में भी ये कौन है जो बाहर फिर रहा है। माँ तो अब तक नशे की हालत में थी। एकदम से चौंक कर उठ गई। वो चीख कर बोली, दरवाजा खोलो, वो आ गया। मेरा वीरेंद्र बारिश में भीग रहा है। मनन, जाओ देखो बेटा। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि अरे माँ, वो अंडे वाला है, हमारा वीरेंद्र नहीं है। पर वो जिद करने लगी और रोने लगी। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो सांस लेने में परेशानी महसूस कर रही थी। रेवा उनको पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे झंझोड़ रही थी कि तुझे ऊपर वाले का वास्ता बेटा, उसको अंदर बुला ले, वो सर्दी से मर जाएगा, बहुत बारिश हो रही है। माँ की ये तड़प मुझसे देखी नहीं गई। मैंने फैसला किया कि आज इस अंडे वाले का किस्सा खत्म ही कर दूंगा। मैंने फैसला किया कि आज इस अंडे वाले का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मैं बाहर जाकर उसको पैसे देकर कहूंगा कि यहाँ से चला जाए और दोबारा इस गली में नहीं आए। मैंने फौरन रेनकोट पहना और टॉर्च लेकर बाहर तूफान में निकल गया। बाहर का मंजर काफी बुरा था। गली नदी का मंजर दिखा रही थी। कीचड़ और पानी हर तरफ था। मैं टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन मुझे कुछ दूरी पर वो बूढ़ा नजर तो आया। वो बारिश और हवा की झपड़ से कांपते हाथों से अपनी रेड़ी को धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसका मफलर भीगा हुआ था और वो बुरी तरह से कांप रहा था। मैं अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी पानी को उड़ाती हुई गुजरी। बूढ़ा लड़खड़ा गया। वो बूढ़ा लड़खड़ा गया और उसका बैलेंस बना नहीं रह सका। उसका पांव फिसला और वो मुंह के बल कीचड़ में जाकर गिर गया। उसकी रेड़ी पूरी उल्टी हो गई और जलते हुए कोयले पानी में गिर गए और बुझ गए। अंडे कीचड़ में बिखर गए। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा और शक एक लम्हे में हमदर्दी में बदल गया। आखिर वो एक बुजुर्ग इंसान था। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। बारिश मेरे चेहरे पर बरस रही थी। मैंने टॉर्च एक तरफ फेंकी और झुककर उसका बाजू पकड़ लिया। वो दर्द से कर्राह रहा था। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। मैंने चीखकर कहा कि बाबा जी उठिए, हिम्मत करिए। जैसे ही मैंने उसको सहारा देकर उठाने की कोशिश की, तो मेरी नज़र उसके दाएं हाथ की कलाई पर पड़ी, जो उसकी कमीज की आस्तीन ऊपर होने की वजह से दिख गई थी। टॉर्च की रोशनी जो जमीन पर पड़ी थी, उस पर अक्स छोड़ रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी कलाई पर एक बहुत गहरा और पुराना सा जख्म का निशान था। एक ऐसा निशान जिसको मैं हजारों में भी पहचान सकता था। मेरा दिमाग 20 साल पीछे चला गया। वो मनहूस रात जब वीरेंद्र को एक काली गाड़ी में जबरदस्ती डाला जा रहा था। मैं गाड़ी के पीछे भागा। मैंने किडनैपर का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, जो खिड़की से बाहर निकला हुआ था। उस वक्त स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने उसके हाथ पर बिल्कुल ऐसा ही कट का निशान देखा था और उसकी उंगली में एक अजीब सी नीलम की अंगूठी भी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही है? मैंने जल्दी से उसके हाथ की उंगली को देखा। वहां पर अंगूठी थी। मैं उस अंगूठी को लाखों में भी पहचान सकता था। यह अंगूठी अब तक मुझे सपने में डराती थी। मैं भला कैसे भूल सकता था? मेरे अंदर हमदर्दी का जज्बा एकदम से खत्म हो गया और एक गुस्से ने जगह ले ली। ये वही हाथ था जिसने मेरे भाई का बचपन छीना था। ये वही हाथ था जिसने मेरी माँ को जिंदा लाश बना दिया था। मैंने उस बूढ़े आदमी को झंझोड़ते हुए उसके गिरेबान पर हाथ डाल दिया। वो डरते हुए मेरी तरफ देखने लगा और उसका हाथ चेहरे पर मफलर में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में मौत का डर था। वो बूढ़ा कौन था और 20 साल बाद हमारे घर के बाहर क्या कर रहा था? क्या मामा का शक गलत था? क्या मेरा शक सही था? बारिश और ज्यादा तेज हो गई और मैं कातिल के पास खड़ा हुआ था। इस वक्त बारिश की बूंदें मेरे लिए तेजाब बन गई थी और हवा की तेजी मेरे वजूद को बुरी तरह से कांपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन मुझे अपने जिस्म की कोई भी खबर नहीं थी, क्योंकि मैंने नज़र उस बूढ़े की कलाई के ऊपर मौजूद उस निशान पर जमी हुई थी, जो सिर्फ एक जख्म का निशान नहीं बल्कि मेरी बर्बाद जिंदगी की मोहर थी, जिसने हम सब की खुशियों को निगल लिया था। मेरे दिमाग के पर्दे पर 20 साल पुरानी वो शाम किसी फिल्म की तरह चलने लगी, जब मैं और वीरेंद्र गली में क्रिकेट खेल रहे थे। वो शाम भी सर्दियों की एक आम सी शाम थी, लेकिन एक अजीब सी वीरानी और डर घुला हुआ था। वीरेंद्र ने नई जैकेट पहन रखी थी, जो मामा ने उसको बर्थडे पर तोहफे में दी थी, और वो बहुत ही ज्यादा खुश था।
अचानक से गली के मोड़ से काले रंग की गाड़ी दिखाई दी, जिसके शीशे ब्लैक थे और उसकी हेडलाइट बुझी हुई थी। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा हल्की थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में हो। मेरा दिल अनजाने से डर से धड़कने लगा। मैंने वीरेंद्र को आवाज देकर कहा कि चलो अंदर चलो, लेकिन वो अपनी धुन में ही मगन बोल उठाने के लिए उस गाड़ी के पास चला गया। उस लम्हे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था, वो बाहर निकला। उसने एकदम से वीरेंद्र को दबोच लिया। उस वक्त चीखें मेरे हलक में अटक गई थी और पागलों की तरह मैं उस तरफ भागा। छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो, कौन हो तुम लोग? मैं चीखता हुआ गाड़ी तक पहुंच गया। किडनैपर वीरेंद्र को पिछली सीट पर धकेल चुका था और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ एकदम से गया। मैंने गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया और शीशा पीटने लगा। गाड़ी तेजी से चल पड़ी थी और मैं उसके साथ घसीटता जा रहा था। तभी ड्राइविंग सीट का शीशा जरा सा नीचे हुआ और एक मजबूत हाथ बाहर निकला, जिसने मुझे जोरदार धक्का देकर दूर हटाना चाहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधी उस हाथ पर पड़ी और वक्त जैसे वहीं पर रुक गया हो। मैंने साफ तौर पर उसकी कलाई पर एक गहरा सा कट देखा था, जो शायद चाकू या फिर कांच से लगा था, और उसकी बीच की उंगली में एक बड़े नीले रंग के नगीने वाली अंगूठी थी। वो बस एक सेकंड का मंजर था, पर वो मेरी याददाश्त में पत्थर की लकीर की तरह छपकर रह गया। उस आदमी ने मुझे जोर से धक्का दिया था और मैं सड़क के किनारे पत्थर पर जाकर गिरा। मेरा सर फट गया था और खून मेरी आंखों में उतर आया था, लेकिन मेरी धुंधली नजरों ने उस गाड़ी को अंधेरे में गायब होते हुए देखा। मैं वहीं पड़ा हुआ चीखता रहा, वीरेंद्र, वीरेंद्र। लेकिन सिर्फ गाड़ी के टायर की आवाज और वीरेंद्र की घुटी हुई चीखें गूंज रही थी। कुछ ही देर के बाद मामा भी बदहवासी के आलम में वहां पहुंचे थे। उन्होंने मुझे खून में लथपथ देखकर गले से लगाया और दहाड़े मारकर बहुत ज्यादा रो पड़े। फिर पुलिस आई, तफ्तीश हुई, लेकिन वो गाड़ी और वो निशान वाला हाथ जैसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। किसी को कोई खबर नहीं हुई, न कोई क्लू मिला। मामा ने उस वक्त हमें दिलासा दिया कि शायद कोई डाकू थे, वो पैसों के चक्कर में ले गए हैं ताकि पैसे हड़प सकें, ब्लैकमेलिंग करके। मगर किसी को कोई कॉल ही नहीं आई और आज 15 साल बाद वही हाथ, वही निशान मेरे सामने था, कीचड़ में लथपथ और एक लाचार अंडे वाले की शक्ल में मौजूद। मेरे अंदर का लावा मानो फूट पड़ा हो। मैंने अंडे वाले का गिरेबान दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसको जमीन से घसीटकर खड़ा कर दिया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों से शोले निकल रहे थे। तुम तो वो दरिंदे हो जिसने मेरे भाई को छीन लिया था। मेरी आवाज में इतना रौब था कि वो बूढ़ा कांपने लगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश तो की, लेकिन डर से उसकी जुबान बंद हो गई। वो हाथ जोड़ रहा था, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा भी तरस नहीं आया। मैंने उसको धक्का देते हुए अपने घर के गेट की तरफ धकेल दिया। आज तुम कहीं भी नहीं जा सकते, आज तुम्हें हर बात का हिसाब देना ही होगा। तो वो लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता मेरे साथ घसीटता चला गया। बारिश की तेजी और ज्यादा बढ़ गई, जैसे आसमान भी मेरे गुस्से में शामिल हो। मैं उसको घसीटता हुआ घर के गैराज में लेकर आया और फर्श पर पटक दिया। मेरे शोर और चीख पुकार की आवाज सुनकर घर का अंदर का दरवाजा खुला और वो व्हील चेयर पर बैठी मेरी बीमार माँ और उनके पीछे मेरे मामा घबराकर बाहर निकले। माँ ने जब उस हंगामे को देखा तो वो कांप गई थी। उनकी नजर जब फर्श पर पड़े हुए कीचड़ में लथपथ उस आदमी के ऊपर पड़ी तो वो कांपते हुए बोली, मनन, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ दो उनको, ऊपर वाली के लिए ये जुल्म मत करो। मामा भी तेजी से आगे बढ़े। उनके माथे पर पसीने के कतरे थे, हालांकि सर्दी तो इतनी तेज थी। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे खींचना चाहा। मनन, होश में आओ, ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? एक गरीब बुजुर्ग पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो इसको। मामा का लहजा सख्त था और वो मुझे जबरदस्ती बूढ़े आदमी से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने झटक कर अपना बाजू छुड़वाया और चीख कर कहा कि मामा, आप नहीं जानते ये कौन है। आप रहम करने की बात कर रहे हैं, जरा इसके हाथ को तो देखिए। ये वही निशान है, ये वही है जो वीरेंद्र को लेकर गया था। ये वही कातिल है। मेरी बात सुनकर जैसे गैराज में बिजली गिर गई। माँ के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो व्हील चेयर से गिरने के करीब हो गई। मामा के कदम भी वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए लाल पड़ गया, जैसे जिस्म से सारा खून ही निचड़ गया हो। उनकी नजरें उस बूढ़े आदमी की कलाई पर जम गईं। एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी गैराज के अंदर छा गई। वो बूढ़ा फर्श पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था और उसकी नजरें सीधी मामा के चेहरे के ऊपर जमी हुई थी। उन दोनों के बीच एक ऐसी डरावनी और खौफनाक नजर का कांटेक्ट हुआ जिसको मैं उस वक्त समझ ही नहीं सका।
बूढ़े की आंखों में मिन्नत नहीं बल्कि एक अजीब सी पहचान थी, जैसे कि वो मामा को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। मामा ने फौरन से संभलते हुए कहा, मनन, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तकरीबन 15 साल पुरानी बात है बेटा। ऐसे निशान तो किसी के भी हो सकते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा खून खौल रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस बूढ़े के चेहरे पर लिपटा हुआ वो मफरल खींच लिया। दिखाओ अपना चेहरा। मेरी माँ भी देखेगी कि किसने उसकी कोख उजाड़ी थी। जैसे ही मफलर हटा, माँ ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और बुरी तरह रोने लगी। वो कोई आम इंसान का चेहरा नहीं था, बल्कि जला हुआ था। उसके गाल, होठ और आंखों के नीचे का हिस्सा इतना ज्यादा बुरी तरह झुलस गया था कि हड्डियां तक दिखती महसूस हो रही थी। वो मंजर इतना खतरनाक था कि इंसान देख न सके, पर मेरी नफरत डर पर हावी थी। मैंने उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया, उसको झंझोड़ा कि ये ड्रामा बंद करो, बताओ मेरा भाई वीरेंद्र कहाँ पर है? तुम उसको कहाँ लेकर गए थे? जिंदा है या मार दिया? बोलो, वरना मैं तुम्हारा ये बचा कुचा चेहरा भी बिगाड़ दूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने अपनी बची हुई आंख से मेरी तरफ और मेरी रोती हुई माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके जले हुए गाल पर गिर रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से जो बात कही, वो बम बनकर मेरे दिमाग पर गिरे थे। उसने मामा की तरफ इशारा करते हुए टूटी हुई आवाज में कहा कि मैंने उसको किडनैप नहीं किया था साहब जी, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था। मैंने तो बताने की कोशिश की थी, पर मुझे हुक्म मिला था कि डाकू बनकर जाओ और डराकर बच्चे को ले आओ। मुझसे कहा गया था कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिन का खेल है। मैं मजबूर था साहब जी। मैंने हैरत और सदमे से पूछा कि किसने हुक्म दिया था? कौन था वो जिसने तुम्हें ये करने पर मजबूर करा? बूढ़े ने हंसते हुए मामा जी की तरफ देखा और कांपते हुए हाथ से अपनी जेब की तरफ इशारा किया कि मेरी जेब में वो सबूत है जो मैं 15 साल से सीने से लगाए हुए फिर रहा हूँ, ताकि एक दिन सच बता सकूं। ये सुनते ही मामा, जो अब तक खामोश और पत्थर के बने हुए खड़े थे, अचानक से आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया। ये झूठ है, ये बकवास कर रहा है मनन। तुम पीछे हटो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये हमें लूटने के लिए आया है। मामा की आवाज में पहली बार मैंने घबराहट और बौखलाहट सी महसूस की थी। वो आदमी जो हमेशा सुकून से रहता था, आज इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो गया था? वो क्यों नहीं चाहता था कि मैं उसकी जेब चेक करूं? मेरे दिमाग में शक के सांप बल खाने लगे। मैंने मामा को हाथ के इशारे से रोका और खुद बूढ़े की जेब में हाथ डाल लिया, तो मेरी उंगलियों ने एक पुरानी ऑडियो कैसेट और एक मुड़े हुए कागज को छुआ। मेरी कांपती हुई उंगलियों ने जब उस बूढ़े की जेब से वो पुराना सा कागज और पुरानी ऑडियो कैसेट निकाली, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने हाथों में कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी तबाही का सिरा पकड़ने लगा हूँ। गैरेज में फैली हुई मौत जैसी खामोशी में सिर्फ बारिश का शोर और मेरी माँ की सिसकियां सुनाई दे रही थी। माँ की सांस फूल गई थी और उनकी आंखें उस पर जमी हुई थी, जैसे वो अपनी मौत का मंजर देख रही हों। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पीले पड़ जाने वाले गीले से कागज के ऊपर डाली। बारिश की बूंद इस कागज को भिगो गई थी, लेकिन लिखावट अभी भी कुछ साफ थी। उसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में हजारों धमाके हुए। वो हैंडराइटिंग किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि उन हाथों की थी जिन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया। ये मेरे मामा जी की लिखाई थी, जिसको मैं लाखों में भी पहचान सकता था। कागज पर लिखा हुआ था कि केशव, ये काम आज रात हो जाना चाहिए। बच्चे को उठाकर पुरानी हवेली लेकर आओ। ध्यान रहे कि खरोच तक नहीं आए। बस उसको मेरी बहन की नजरों से दूर करना है। बाकी पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आसमान मेरे सर पर आकर गिर गया। मेरी माँ ने सर को उठाया और मामा जी की तरफ देखा। वो इंसान जो मेरे लिए बाप का दर्जा रखता था, वो आदमी जिसकी कसम मैं लोगों के सामने खाता था, आज वो मेरे सामने ही एक मुजरिम बनकर खड़ा हुआ था। मेरे मुंह से मुश्किल से निकला कि मामा, ये सब क्या है? ये आपकी लिखाई है मामा, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से मेरे हाथ से कागज छीनने के लिए झपटे। उनके चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर गया था और वहां पर डर और दरिंदगी ही नाच रही थी। लाओ, कागज इधर दो। ये झूठ है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। लेकिन मैंने भी फुर्ती से पीछे हटकर कागज अपनी जेब में डाल लिया और उनको जोरदार धक्का दिया। मामा लड़खड़ाकर पीछे दीवार से जाकर टकराए। उस लम्हे फर्श पर पड़ी हुई उस आधे जले हुए चेहरे वाले बूढ़े ने एक दर्दनाक हंसी हंसी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने हंसते हुए कहा कि युवान साहब, छीन लो सबूत, मार दो मुझे, जैसे 15 साल पहले मारा था। पहचाना नहीं अपने वफादार ड्राइवर केशव को? वही केशव
जिसको तुमने अपने भांजे को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था, और जब मैं काम करके वापस आया तो तुमने सबूत मिटाने के लिए मुझ पर तेजाब फेंकवा दिया और गोली मार दी, ताकि ये राज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। केशव ड्राइवर, ये नाम सुनते ही मेरी माँ के हलक से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली जिसने रात के अंधेरे को चीर कर रख दिया। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पीट लिया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिस भाई को अपना सहारा समझती थी, जिस भाई के टुकड़ों पर वो पल रही थी, वही उनकी बर्बादी का जिम्मेदार भी था। माँ ने कांपते हुए हाथों से व्हील चेयर के पहिए को घुमाया और मामा जी की तरफ बढ़ गईं। उनके लहजे में जो दर्द और शिकायत थी, वो पत्थर को भी मोम कर देती। युवान, अरे ये क्या कह रहा है, बोल। भाई, तूने मेरी कोख ही उजाड़ दी, या तूने मेरे वीरेंद्र को मुझसे छीना था? मैं इतने साल से जिसके कंधे पर सर रखकर रोती रही हूँ, क्या वही मेरा कातिल था? बोल युवान, बोल, क्यों नहीं रहा तू? माँ की आवाज में इतनी ज्यादा तड़प थी कि वो युवान मामा नजरें ही नहीं मिला सके। वो दीवार के साथ लगकर खड़े हुए थे। उनका जिस्म कांप रहा था। उनकी खामोशी ने उनका जुर्म साबित कर दिया। मैंने गुस्से से आगे बढ़कर मामा का गिरेबान पकड़ लिया और उनको झंझोड़ दिया कि जवाब दीजिए, मेरी माँ को क्यों किया आपने ऐसा? क्या दुश्मनी थी आपको हमसे? हम तो आपको इतना अच्छा समझते रहे, पर आप तो आस्तीन के सांप निकले। आपने हमें बर्बाद कर दिया। मामा, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मामा ने मुझे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन आज मेरे अंदर भी सालों का जमा हुआ वो सारा गुस्सा इकट्ठा हो गया था। मैंने उनको जमीन पर गिरा दिया और उनके सीने पर चढ़ बैठा। बताओ, हमारा भाई वीरेंद्र कहाँ है? जिंदा है या मार दिया? मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैं शायद आज उनको जान से भी मार देता, अगर वो बूढ़े केशव की आवाज नहीं सुनाई आती। छोड़ दो इसको साहब जी, ये अब कुछ नहीं कर सकते। ये तो खुद एक जिंदा लाश है। इन्होंने वीरेंद्र को नहीं मारा, ये तो उसको मार ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें वीरेंद्र की लाश नहीं, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी चाहिए थी। मैंने हाफते हुए मामा को छोड़ दिया और पलटकर केशव की तरफ देखा। क्या मतलब है, वीरेंद्र कहाँ है? माँ भी बेचैनी और डर की मिली जुली हालत में केशव का मुंह देखने लगी। उसने दर्द से कर्राते हुए कहा कि उस रात जब मैं वीरेंद्र को लेकर पुरानी हवेली में पहुंचा, तो युवान साहब वहां पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने वीरेंद्र को नशे का टीका लगवाकर बेहोश करवा दिया था। मैं समझा कि शायद ये पैसों के लिए कर रहे हैं, पर जब मैंने अपना हिस्सा मांगा तो इन्होंने मुझ पर गोली चला दी। मैं गिर गया। मेरा चेहरा तेजाब से जल गया। मैं बचकर भाग तो गया, पर अपनी पहचान खो बैठा। इतने साल मैं भटकता रहा, भीख मांगता रहा, सिर्फ इसलिए जिंदा रहा कि एक दिन आकर बता सकूं कि जिस भाई के लिए तुम प्रार्थनाएं करते हो, वो तुम्हारा असली मुजरिम है। केशव की बातें सुनकर माँ बहुत परेशान होने लगी। उनका सांस उखड़ रहा था। ये सब माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि सगे खून ने ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। मामा अब जमीन पर बैठे हुए सर झुकाए हुए रो रहे थे। उनके आंसू मगरमच्छ के आंसू लग रहे थे। मैंने नफरत से उनकी तरफ देखा कि आप रो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिला दी कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। आप जब जेल में सड़ेंगे। पुलिस का नाम सुनते ही मामा ने सर को उठाया। उनकी आंखों में अभी वही नफरत थी जो एक शातिर मुजरिम में होती है। उन्होंने ठंडी आह भरी और बोले कि पुलिस को बुला लो मनन, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये बोझ उठाते मैं थक गया हूँ। पर याद रखना, अगर मैं जेल गया तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वीरेंद्र जिंदा है या फिर नहीं, और अगर जिंदा है तो किस हाल में है। ये सुनते ही माँ, जो होश खो रही थी, एकदम से तड़प कर उठ गई। मेरा वीरेंद्र, युवान, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं तुझसे कोई भी बदला नहीं लूंगी। मैं पुलिस को कुछ भी नहीं कहूंगी। बस मुझे मेरा वीरेंद्र वापस ला दे। माँ ने फिर से गिरकर घसीटते हुए मामा के पैर पकड़ लिए। ये मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया। एक माँ अपने बच्चे के किडनैपर के पाँव में पड़ी हुई भीख मांग रही थी, और किडनैपर उसका अपना भाई था। मामा ने अपने पाँव एकदम से पीछे करे और खड़े हो गए। मैंने आगे बढ़कर माँ को उठाया, सीने से लगा लिया। नहीं माँ, अब इस दरिंदे की मिन्नतें नहीं करनी है। अब कानून ही इनसे बात करेगा। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज गई। नीली और लाल बत्तियों ने गैराज को रोशन कर दिया। पुलिस को शायद पड़ोसियों ने शोर सुनकर ही बुला लिया था। इंस्पेक्टर अपने जवानों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने पिस्तौल तान रखी थी। हाथ ऊपर कर दो। मैंने मामा की तरफ इशारा किया कि इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस इंसान को। ये किडनैपर है। इन्होंने 15 साल पहले मेरे भाई को किडनैप कर लिया और इस बूढ़े ड्राइवर को मारने की भी कोशिश की थी। इंस्पेक्टर ने हैरत से युवान मामा की तरफ देखा, जो शहर के इतने अच्छे आदमी माने जाते थे।
पुलिस ने उनको हथकड़ी लगाई। माँ उनसे कहने लगी कि युवान, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मेरी ममता पर रहम नहीं आया? हम तो एक ही माँ के खून थे। मामा ने जाते जाते मुड़कर मेरी और माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा कि दीदी, तुम पूछती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? भला सगा भाई होकर मैंने तुम्हारी कोख को क्यों उजाड़ दिया? तो सुन लो, ये सब मैंने जायदाद के लिए नहीं किया, बल्कि इस नफरत की वजह से किया था जो पापा ने मरते वक्त मेरे सीने पर छोड़ी थी। वो राज जो इतने साल से मेरे सीने में ही कैद है। पुलिस मामा को घसीटते हुए लेकर गई और केशव को एम्बुलेंस वाले ले गए, पर हम माँ बेटा बारिश में भीगते हुए वहीं पर खड़े रहे। हमारे ये सवाल वही थे कि वीरेंद्र कहाँ है और वो कौन सा राज था जिसमें एक भाई और भाई को इतना जालिम बना दिया। माँ इस सदमे में बिल्कुल खामोश हो गई थी। उनकी आंखें पत्थर की हो गईं। मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी माँ को ही नहीं खो दूं। मामा ने जाते जाते जिस राज का इशारा दिया था, वो जरूर वीरेंद्र की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। खाने के तफ्तीश कमरे में लटका हुआ वो लाल बल्ब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी टिमटिमाती हुई रोशनी में युवान मामा का चेहरा किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर की सख्ती और हवालात के डरावने मंजर ने आखिरकार उस पत्थर को तोड़ दिया जिसको हम अपनी जिंदगी का वैल विशर समझते रहे। जब इंस्पेक्टर ने मारते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, बता दीजिए कि वो लड़का कहाँ है, वरना कानून के हाथ तुम्हारे गिरेबान से तुम्हारी आत्मा तक भी जाएंगे। तो मामा ने सर झुका लिया और उनके मुंह से निकलने वाले शब्द ने मेरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ा दी। उन्होंने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मौत तो एक लम्हे की तकलीफ है। मैं उसको मारकर सुकून नहीं देना चाहता था। मैं उसको वो सजा देना चाहता था कि वो हर सांस हर लम्हे के साथ मर मर के जिए। वो जिंदा है, लेकिन एक लाश की तरह, शहर से 50 मील दूर वीराने में बनी उस पुरानी सी हवेली के तहखाने में, जिसको दुनिया सुकून की जगह के नाम से जानती है, पर वहां सुकून नहीं, सिर्फ कैदी हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मामा का ये रूप मेरी समझ से बाहर था। एक सगा मामा इतना जालिम कैसे हो सकता है? मैं और माँ पुलिस की गाड़ी में बैठकर इस अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जब तूफानी बारिश रुक गई थी, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब सबसे ऊपर था। माँ की हालत खराब थी। वो गाड़ी की सीट पर किसी बेजान गुड़िया की तरह बैठी हुई थी। उनकी आंखें सूख गई थी। शायद आंसू का सैलाब खत्म हो गया था, पर उनके होठ लगातार हिल रहे थे। वो ऊपर वाले से अपने खोए हुए बेटे की भीख मांग रही थी। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों को छोड़कर कच्चे और अंधेरे के रास्ते पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा और झाड़ियां थीं। तकरीबन 1.5 घंटे के वक्त के बाद गाड़ी एक वीरान से और पुरानी हवेली के सामने रुकी, जिसकी दीवारों पर लगी हुई काई और गेट पर लगे हुए जंग ने उसकी नहुसत की गवाही दे दी थी। पुलिस ने भारी गेट को धक्का देकर खोला और हम अंदर दाखिल हुए। इमारत के अंदर से फिनाइल की बदबू आ रही थी कि सांस लेने में ही बुरा हाल हो रहा था। ये दरअसल एक गैर कानूनी पागल खाना था, जहां पर अमीर लोग अपने नापसंदीदा रिश्तेदारों, जायदाद के वारिस और दुश्मनों को पागल बनाकर कैद करवाते थे और भारी रकम देकर उनको जिंदा लाश बनाकर यहाँ छोड़ जाते थे। हम सीधा तहखाने की सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे हम नरक के किसी गड्ढे में उतर आए हों। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तहखाने में घुटन और भपका था। वो लोहे के कई दरवाजे थे, जिनके पीछे से अजीब गरीब सी आवाजें, हंसी और रोने की आवाज आ रही थी। आखिरकार हम कमरा नंबर 4 के सामने रुक गए। ये वो जगह थी जहां मेरा फूल जैसा भाई 15 साल से था। इंस्पेक्टर ने स्टाफ के डरे हुए नौकर से चाबी लेकर ताले में घुमाई। लोहे का भारी दरवाजा एक कर्राहट की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाया और कांपते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ। रोशनी की किरण जैसे ही कमरे के आखिरी कोने पर पड़ी, तो वहां मौजूद मंजर देखकर मेरी माँ दहलीज पर ही गिर गई और उनके हलक से ऐसी चीख निकली जिसने पूरी इमारत की दीवारों को हिलाकर रख दिया। फर्श पर गंदगी और कीचड़ के बीच एक इंसानी ढांचा सुकड़ा हुआ बैठा था। उसके जिस्म पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ चिथड़े लटक रहे थे। सर के बाल और दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि चेहरा छुप गया। उसके हाथों और पैरों में जानवरों की तरह मोटी सी जंजीर बंधी हुई थी, जिनके जख्मों से पीप बह रही थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो वजूद सहमकर दीवार के साथ चिपक गया और अपने घुटनों में सर देकर तेजी से कांपने लगा। मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए पुकारा कि वीरेंद्र, मेरे भाई। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें वीरान थी।
उनमें कोई पहचान, कोई उम्मीद, कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ डर और कमजोरी थी। मैंने रोते हुए उसको गले से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने जोर से चीख मारी और पीछे हट गया। वो अपने हाथ जोड़कर बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा और वो शब्द बोले जिसने उस रात से पर्दा उठाया जो 15 साल से छुपा हुआ था। और वो रोते हुए बोला कि मामा, मुझे मत मारिए, मुझे करंट मत लगाओ मामा जी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि तुमने नाना को जहर दिया था। मैं चुप रहूंगा। मामा, मुझे खाना दे दो। मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं सच कहता हूँ। उसके इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को पत्थर का कर दिया। इंस्पेक्टर भी हैरान रह गए। ये वो राज था, ये थी वो वजह, मामा की दुश्मनी की वजह। जायदाद का लालच तो था ही, पर असली वजह डर था। वीरेंद्र वो एक गवाह था जिसने 7 साल की उम्र में गलती से मामा को नाना की दवाई में जहर मिलाते हुए देख लिया था। नाना की मौत इसी वजह से हुई थी और मामा को डर था कि ये बच्चा बड़ा होकर या कभी भी इस राज को उड़ा सकता है। इसलिए उन्होंने गवाह को मिटाने के लिए और वारिस को सजा देने के लिए शैतानी खेल खेल लिया। मगर माँ वीरेंद्र के पास पहुंच गई और उसके मेले कुचेले चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मैं तेरी माँ हूँ, देख मैं आ गई हूँ तुझे लेने। वीरेंद्र माँ को खाली नजरों से देखता रहा। फिर अचानक से उसकी नजर माँ की गोद में पड़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगलियों को टटोलने लगा। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने टॉर्च दीवार पर मारी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो मंजर किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। पूरी दीवार पर कोयले और पत्थर से लकीरें मारी गई थी और हर जगह एक ही तस्वीर बनाने की कोशिश की गई थी। एक बिस्तर पर लेटा हुआ बूढ़ा और हाथ में जहर का प्याला पकड़े एक आदमी। वो इतने साल से बस एक काल कोठरी में ही रोजाना अपनी याददाश्त को दीवारों पर निशान छोड़ रहा था ताकि बिजली के झटके और उसके ऊपर होने वाले जुल्म से वो ये नहीं भूल जाए कि उसके नाना के साथ क्या हुआ था। उसका दिमाग शायद अब जाकर बंद हो गया था, पर वो खौफनाक मंजर उसके हाथ में अटक गया था। पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू थे। हमने वीरेंद्र की जंजीर काट दी। जब उसको बाहर लाया गया तो उसको चलने की आदत नहीं थी, उसकी टांगें जवाब दे गई थी। मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया। वो हड्डियों का ढांचा बन गया था, उसका वजन ना होने के बराबर था। बाहर खुली हवा और चांद की रोशनी देखकर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसने सदियों से आसमान ही नहीं देखा हो। घर वापसी का सफर खामोश था, पर अब इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे तूफान गुजर गया हो। अगले दिन जब मामा को हथकड़ियां लगाकर अदालत लेकर जाया जा रहा था, तो मीडिया की भीड़ थी। मैं वहां मौजूद था। मामा ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि शर्मिंदगी भी थी, बल्कि एक हारे हुए इंसान की झुंझलाहट थी। उन्होंने सबके सामने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि मनन, मैंने उसे इसलिए नहीं मारा था कि मैं पकड़ा जाऊं, बल्कि इसलिए अधमरी हालत में जिंदा रखा था कि जब भी मैं तुम्हारे नाना की जायदाद अपने पास रखूं तो मुझे तसल्ली मिलेगी कि असली वारिस कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है। और पापा ने मेरे मरते वक्त कहा था कि युवान, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम मेरी औलाद कहलाने के लायक ही नहीं। मेरी सारी जायदाद और प्यार सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र और मनन के लिए है। इस बात ने मुझे दरिंदा बनाकर रख दिया था। मैंने उसकी जिंदगी छीन कर साबित किया कि ताकतवर सिर्फ मैं हूँ। मामा को ले जाया गया और उनको उम्र कैद की सजा हो गई। उनकी जायदाद जब्त कर ली गई। हम वीरेंद्र को घर पर लेकर आए। बेहतरीन डॉक्टर से हमने उसका इलाज शुरू करवाया। शुरू के दिन बहुत ज्यादा मुश्किल थे। वो कमरे की लाइट बंद होने पर चीखता था, खाने की प्लेट छुपा लेता कि कहीं छीन नहीं ले जाए, और किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने देता था। पर माँ के प्यार और ममता के एहसास और मेरी दोस्ती ने धीरे धीरे उसके जख्म को भरना शुरू कर दिया। उसका चेहरा साफ तो हो गया, पर वो पहचानने भी लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा के लिए रह गई। वो अक्सर रात को उठकर दीवार पर उंगली से तस्वीर बनाने लगता और फिर डर कर मेरे बिस्तर में आ जाता। वो बूढ़ा अंडे वाला केशव ड्राइवर, जिसका चेहरा मामा की गोली और तेजाब से झुलस गया था, हमने उसको भी अपने घर का मेंबर बना लिया। वो वीरेंद्र का सबसे वफादार, ध्यान रखने वाला बन गया। अब सर्दियों की रातों में हमारे मोहल्ले में गर्म अंडे बेचने वाले की आवाज नहीं आती, बल्कि हमारे घर के लॉन में शाम की चाय पर 3 कुर्सियां लगी हुई होती, जिनमें से एक पर वीरेंद्र बैठा हुआ होता, दूसरे तरफ मैं और तीसरे पर केशव ड्राइवर। हम घंटे खामोश रहते, पर ये खामोशी दुनिया की सबसे बड़ी गवाह है कि लालच, ईगो और नफरत इंसान को अपनों का ही शिकारी बना देता है। लेकिन कुदरत का कानून भी अटल है। जुल्म की उम्र चाहे 10 साल हो या फिर 100 साल,
उसको एक ना एक दिन तो सबके सामने आना ही होता है। वीरेंद्र वापस आ गया था, हमने पा लिया था, पर उसका छीना हुआ बचपन, उसकी चढ़ती जवानी और उसकी मासूम हंसी सब पीछे निकल गई। और यही वो दुख था जो शायद हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला था। पर फिर भी जब कभी वीरेंद्र मुस्कुराकर मुझे भाई कहता, तो मुझे लगता कि शायद जिंदगी अभी पूरी तरह से हारी नहीं है। वीरेंद्र के वापस आ जाने से घर में रौनक नहीं आई थी, बस खामोशी का रंग बदल गया था। पहले घर खाली लगता था, अब भरा हुआ होकर भी अधूरा लगता था। वो दिन में ज्यादातर खिड़की के पास बैठा रहता, सड़क पर आती जाती गाड़ियों को ऐसे देखता जैसे हर आवाज में कोई खतरा छुपा हो। अगर कोई दरवाजा जोर से बंद हो जाए तो वो चौंक कर फर्श पर बैठ जाता और अपने कान ढक लेता। रात सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी। लाइट बंद होते ही उसकी सांसें तेज हो जाती। कभी कभी बिना आवाज के रोता, तो कभी अचानक चीख उठता, मत बांधो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। माँ हर बार हड़बड़ाकर उठती, उसे सीने से लगाती, पर उनका कांपता हुआ शरीर बता देता कि वो खुद भी टूट चुकी हैं। वीरेंद्र खाना खाते वक्त थाली अपने पास खींच लेता, हाथ से ढक लेता, जैसे कोई छीन लेगा। अगर घर में कोई अजनबी आ जाए तो वो मेरे पीछे छुप जाता। मर्दों से उसकी आंखें नहीं मिलती, और अगर गलती से छू भी जाए तो वो सिहर उठता। डॉक्टर कहते थे कि जिस्म ठीक हो जाएगा, पर दिमाग को वक्त लगेगा। पर वक्त भी जैसे डरता था उस कमरे में जाने से जहां वीरेंद्र का बचपन बंद था। कभी कभी आधी रात को मैं उसे दीवार के सामने खड़ा पाता, उंगली से हवा में वही तस्वीर बनाता, एक बिस्तर, एक आदमी और एक जहर का प्याला। मैं पूछता, क्या देख रहे हो? वो बस इतना कहता कि याद रख रहा हूँ, भूल जाऊंगा तो फिर बंद कर देंगे। उस पल मुझे समझ आया, हम उसे घर तो ले आए थे, पर वो अभी भी उस तहखाने से बाहर नहीं आया था, और शायद कभी पूरी तरह से आ भी नहीं पाएगा। वीरेंद्र की हालत दिन ब दिन बदलती जा रही थी, पर माँ की हालत हर दिन कुछ और टूटती जाती थी। वो उसके सामने मजबूत बनी रहती, मुस्कुराने की कोशिश करती, पर जैसे ही वीरेंद्र कमरे से बाहर जाता, उनका चेहरा ढह जाता। रात को जब सब सो जाते, मैं अक्सर माँ को रसोई में बैठा पाता। बत्ती बंद रहती, बस खिड़की से आती सड़क की पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती रहती। वो चुपचाप वीरेंद्र की बचपन की तस्वीरें निकालती, उन्हें सीने से लगाती और बिना आवाज से रोती। मैं अंधी थी, वो बड़बड़ाती रहती। मैंने सवाल क्यों नहीं पूछे? मैंने अपने भाई पर इतना भरोसा क्यों किया? कभी कभी वो मंदिर के सामने बैठ जाती, अगरबत्ती जलती रहती, पर उनके होठ कांपते रहते। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मैंने ही अपने बच्चे को खोया था, मैं माँ होकर भी उसे नहीं बचा पाई। वो हर आवाज पर चौकन्नी हो जाती। वीरेंद्र जरा सा भी सहम जाए तो माँ का दिल जैसे रुक सा जाता। वो उसे जरूरत से ज्यादा बचाने लगी, खुद खाना नहीं खाती, पर उसे बार बार पूछती कि भूख लगी है बेटा। उनकी आंखों में अब डर बस गया था। इस डर का नाम था फिर से खो देने का डर। एक रात मैंने देखा, माँ वीरेंद्र के कमरे के बाहर जमीन पर बैठी थी, दरवाजा बंद था, पर वो पूरी रात वहीं बैठी रही, जैसे अगर वो हट गई तो अंधेरा फिर से उनके बेटे को ले जाएगा। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मनन, अगर वो ठीक नहीं हुआ ना तो समझ लेना, उसका गुनाह नहीं, मेरी सजा है। उस पल मुझे एहसास हुआ, वीरेंद्र कैद से बाहर आ चुका था, पर माँ भी अपने गिल्ट की जेल में बंद थी। वीरेंद्र के लौटने की खबर हमारे घर से ज्यादा तेज मोहल्ले में फैल गई थी। पहले लोग दरवाजे पर आकर पूछते थे कि तुम्हारा भाई मिल गया, कैसा है अब? लेकिन कुछ ही दिनों में उन सवालों का लहजा बदलने लगा। अब वही लोग आंखें चुराकर निकल जाते थे, और अगर बात होती भी थी तो धीमी आवाज में, 15 साल पागल खाने में रहा है, अब ये क्या ठीक हो पाएगा? ऐसे लोगों का भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्या कर जाएं। एक दिन माँ सब्जी लेने बाहर गई। मैंने देखा दुकानदार ने पैसे तो पूरे लिए, पर सब्जी ऐसे आगे बढ़ाई जैसे किसी गुनाह को छू रहा हो। पीछे खड़ी औरत फुसफुसाई, उसका बेटा है ना, जो जंजीरों में बंद था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर लौट आई। वीरेंद्र को ये सब समझ में नहीं आता था, पर महसूस सब हो रहा था। जब भी वो बाहर निकलता, लोगों की नजरें उसके जिस्म पर नहीं, उसके डर पर टिक जाती। बच्चे पहले खेलते थे, अब उनकी माँ आवाज देती कि अंदर आ जाओ बेटा। एक दिन वीरेंद्र ने मुझसे पूछा, भैया क्या मैं गंदा हूँ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मोहल्ले की कमेटी ने माँ को बुलाया, बड़े प्यार से बोले कि हम समझते हैं आपकी तकलीफ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे, औरतें, माहौल। माँ ने पहली बार सीधी नजर से जवाब दिया, माहौल से ज्यादा मेरा बेटा जरूरी है। उस रात वीरेंद्र देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, अगर बाहर से डर लगता है तो मैं अंदर ही रह लूं। उस वक्त मुझे समझ आया,
तहखाना सिर्फ ईंटों से नहीं बना था, समाज भी उसके लिए दीवारें खड़ी कर रहा था। हमने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां कम खोलने लगे, मेहमान आना जाना बंद हो गए। घर अब सुरक्षित था, पर छोटा हो गया था, और उस छोटी सी दुनिया में 3 लोग थे। एक टूटा हुआ भाई, एक गिल्ट से दबी माँ और मैं, जो हर रोज ये सोचता था, अगर इंसान जुल्म से बच भी जाए तो क्या समाज उसे जीने देता है। ये कहानी सिखाती है कि लालच, नफरत और डर जब इंसान के दिल पर हावी हो जाते हैं, तो वो सही गलत का फर्क भूल जाता है और अपने ही रिश्तों को कुचलने लगता है। अपनों पर किया गया जुल्म सबसे गहरा घाव छोड़ता है, क्योंकि उसमें भरोसे का खून होता है। सच को तहखाने में कैद किया जा सकता है, सालों तक छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे कितना भी लग जाए, सच एक दिन बाहर आता ही है, और जुल्म करने वालों को उसके किए की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इंसान सिर्फ सजा मिलने का नाम नहीं है। असली इंसाफ तब शुरू होता है जब पीड़ित जिंदा रहने की हिम्मत जुटाता है और उसके अपनों का साथ उसे टूटने नहीं देता। जख्म भर सकते हैं, मगर उनके निशान याद दिलाते रहते हैं कि इंसान को ताकत से नहीं, इंसानियत से बड़ा बनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।